प्रिय बच्चों, आज मैं आपको भौतिक विज्ञान क्लास 12th में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत धारता, वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारता। वैद्युत विभव लगभग पूरा हो चुका है। दूसरा इसका जो भाग है वैद्युत धारता, उसमें जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आवेशों का पुनर्वितरण। इसमें देखिए एक चालक ये है जिसकी धारता C1 है, इस चालक दूसरा चालक है C2, इस पर विभव V1 है, इस पर विभव V2 है, इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। जब हम इसको तार से जोड़ते हैं तो आवेशों का प्रवाह होता है, या तो आवेश इस चालक से इस चालक पे जाएंगे या इस चालक से इस चालक पे जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे एक टैंक है ये और एक ये टैंक है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है। जब हम इसको तार से इसको हम पाइप से जोड़ देंगे इस तरह की स्थिति में, जब हम इसको पाइप से जोड़ देंगे इस तरह से, तो क्या होगा, इससे पानी इधर की तरफ जाएगा। ये तब तक बहता रहेगा जब तक इनकी लेवल न बराबर हो जाए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये घटना होगी। यहाँ पे भी क्या होगा, आवेश एक चालक से दूसरे चालक पे जाएगा। ये तब तक बहता रहेगा जब तक इनके विभव समान हो जाए। तो इसको विस्तृत में हम पढ़ाएंगे। चित्र में प्रदर्शित है B जो है वो उभयनिष्ठ विभव है। B यहाँ पे इसको कहेंगे उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। B उभयनिष्ठ विभव है। बाकी सब चीजें चित्र में प्रदर्शित है। Q1 Q2 क्या है, ये नए आवेश है तथा Q2 चालकों पर नए आवेश और नए तार से जोड़े। अब देखिए उभयनिष्ठ विभव को हम कैसे निकालेंगे। उभयनिष्ठ विभव, निष्ठ विभव B कुल आवेश एवं कुल धारता, अब देखिए V बराबर ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तो हमारा पहला सूत्र आ गया। अब Q1 को क्या लिखा जा सकता है, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V। इस तरह से हमारा ये सूत्र हो जाएगा V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। एक दूसरा सूत्र ये निकल गया है। अब बात आता है नए आवेश। पहले चालक पर नया आवेश Q1 डैश बराबर C1V। दूसरे चालक पर Q2 डैश बराबर C2V। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1V अपॉन C2V। तो V से V कैंसिल हो गया, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। इससे ये सिद्ध होता है कि आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारताओं के अनुपात होता है। जिसकी धारता अधिक होती है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, उस पर आवेश ज़्यादा जाएगा। जिस पर धारता कम होती है उस पर आवेश कम जाएगा। तो आवेशों का वितरण चालकों की धारताओं के अनुपात में होता है।
दूसरा, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि बाद में आवेशों का योग कितना होता है। Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर C1B प्लस C2B और C1 प्लस C2 इंटू बी और C1 प्लस C2 इंटू बी इस वाले सूत्र से क्या होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा Q1 प्लस Q2। इस तरह से Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आवेशों के पुनः वितरण में आवेश संरक्षित रहता है। ये पहला प्रारंभिक आवेश है, ये बाद का आवेश है, तो इसमें आवेश संरक्षित रहता है। तो इसमें हमने आवेशों का पुनः वितरण पढ़ा, उभयनिष्ठ विभव पढ़ा, जो तार से जोड़ने के बाद दोनों का समान हो जाएगा। फिर ये हमने देखा कि आवेशों का वितरण चालकों की धाताओं के अनुपात में होता है। और दूसरा, आवेशों के पुनः वितरण में ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू होता है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें ऊर्जा ह्रास कितना होता है। जब भी हम किसी चालक से जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये इसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे कि प्रारंभ में ऊर्जा ज़्यादा होगी, बाद में चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा का मान है वो कम हो जाएगा। तो देखिए अब आता है ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा का लॉस। ऊर्जा का ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए प्रारंभ में कुल ऊर्जा U1 बराबर हाफ C1B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2B2 स्क्वायर और हाफ C1B1 स्क्वायर प्लस C2B2 स्क्वायर। बाद में कुल ऊर्जा U2 हाफ C1B स्क्वायर प्लस हाफ B स्क्वायर, U2 हाफ C1 प्लस C2 इंटू B स्क्वायर और U2 बराबर हाफ C1 प्लस C2 और C1B1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा और अंतिम रिजल्ट इसका आएगा U2 का, वो आएगा 1/2 C1B1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए ऊर्जा में कमी डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। U1 हमारा है 1/2 C1B1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 C1B1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे और इसका लघुत्तम ले लेंगे C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 C1B प्लस C2B2 का स्क्वायर माइनस C1B1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1/2 C1 प्लस C2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर
प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस C1 B1 स्क्वायर माइनस C2 B2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 B1 B2। तो देखेंगे इससे ये कैंसिल हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो जाता है, इसमें से C1 C2 कॉमन है, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2 B1 B2 और डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर डिफरेंस लिया जाएगा, ये डिफरेंस। अब देखिए इसमें अगर ये स्थिति होती है, यदि B1 बराबर B2 तो डेल्टा U का मान 0 होगा, क्योंकि जब दोनों के विभव समान होंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण एक चालक से दूसरे चालक की ओर नहीं होगा। अब देखिए इस पे एक संख्यात्मक प्रश्न ले लेते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। कैसे हम करेंगे, एक देखिए चालक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक चालक है, इसकी धारिता C1 2 माइक्रोफैराड, दूसरा चालक है, इसकी धारिता C2 बराबर 3 माइक्रोफैराड, इसका विभव है V1 बराबर 30 वोल्ट, इसका विभव है V2 बराबर 20 वोल्ट। प्रश्न ये है पहला, दोनों चालकों की प्रारंभिक आवेश दूसरा प्रश्न ये है तार से जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव तीसरा है तार से जोड़ने के बाद दोनों चालकों पर नया आवेश। चौथा, ऊर्जा का लॉस। देखिए हल इसको ऐसे करेंगे, हल पहला पार्ट Q1 इक्वल टू C1B, C1 है 2 × 10⁻⁶ इंटू 30, तो ये हो गया 60 माइक्रोकूलम। Q2 बराबर C2B 3 × 10⁻⁶ इंटू 20 60 माइक्रोकूलम। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है उभयनिष्ठ विभव Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 60 माइक्रोकूलम अपॉन उभयनिष्ठ विभव 2 + 3 माइक्रो फैराड, तो ये होगा 120 × 10⁻⁶ माइक्रो
माइक्रोकूलम अपॉन 5 × 10⁻⁻⁶ पर। इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 24 वोल्ट। अब बात आती है तार से जोड़ने के बाद दोनों चालकों पर नया आवेश। पहले चालक पर नया आवेश Q1 डैश C1B। C1 कितना है, 2 × 10⁻⁶ इंटू V। V है हमारा वेनिस वेव 24, तो ये 24 दूनी 48 माइक्रो कूलम। इससे Q2 भी कितना होगा, Q2 डैश बराबर C2B। C2 है 3 10⁻⁶ इंटू ये 24, तो ये हो गया 72 माइक्रोकूलम। और आप देखिए कि इनका योग भी कितना हो रहा है, 120 माइक्रोकूलम, और पहले का भी 120 ही था, 60 + 8, यहाँ पे कुल कितना था 120 माइक्रोकूलम। तो ये ऊर्जा आवेश संरक्षण का नियम भी लागू होता है। आवेश संरक्षण का नियम, प्रारंभ में कुल आवेश और बाद का कुल आवेश। चौथा पॉइंट है इसमें ऊर्जा का ह्रास, डेल्टा U 1/2 C1 C2 अपॉन B1 C1 + C2 B1 - B2 का होल स्क्वायर। 1/2 C1 2 10⁻⁶ इंटू 3 10⁻⁶ अपॉन C1 2 + 3 10⁻⁶ इंटू B1 30 - 20 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 3 × 10⁻⁶ अपॉन 5 इंटू यहाँ बचेगा 10 इंटू 100। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 20 बार, तो ये हो जाएगा 60 × 10⁻⁻6 जूल और 6 × 10⁻⁻5 जूल। तो ये आवेशों के पुनर्वितरण और आवेशों के पुनर्वितरण पर एक हमारा संख्यात्मक प्रश्न था। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वैद्युत संधारित्र। संधारित्र का मतलब क्या होता है? संधारित्र देखिए, संधारित्र का मतलब होता है ऐसी युक्ति जो आवेश को एकत्रित कर सके, जिसमें हम कोई ज़्यादा खास परिवर्तन ना करें और उसकी धारिता को भी आसानी से बढ़ाया जा सके। ऐसी युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का कंसेप्ट कैसे आया? देखिए, जब भी कोई एक चालक होता है, उसके पास में हम कोई विपरीत आवेश वाला दूसरा चालक लेके आते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए ये चालक है, ये इस पर प्लस आवेश है, तो निश्चित है इसकी कुछ न कुछ धारिता होगी। अगर इसके पास हम दूसरा चालक ले आए इस ऋणात्मक को, तो कुल जो संयोजन होगा उसकी धारिता बढ़ जाएगी। इसी तरह से एक गोला है, इस पर प्लस आवेश है, तो इसकी कुछ न कुछ धारिता होगी। और फिर इसके पास एक दूसरा गोला ले आते हैं जिस पर ऋणात्मक आवेश है, तो इस पूरे संयोजन की जो धारिता होगी वो बढ़ जाएगी। ये कंसेप्ट लेकर के हमारा संधारित्र को बनाया जाता है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें आवेश संरक्षित हो सकता है। अब आपके 12th क्लास में 2 प्रकार के संधारित्र हैं। नंबर 1 है समानांतर पट संधारित्र और नंबर 2 है गोलीय संधारित्र। एक है नंबर 1 समानांतर पट संधारित्र और नंबर 2
गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। अब देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा समानांतर पट संधारित्र। पट संधारित्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए जैसा नाम से आपको दिख रहा है, इसमें दो प्लेटें होंगी, इस तरह से ऐसे बना लीजिए, दो प्लेटें होंगी, इसमें प्लस क्यू आवेश, एक दूसरी प्लेट होगी, इस पर ऋणात्मक आवेश, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इस पर प्लस पृष्ठीय आवेश धनात्मक होगा, इस पर ऋणात्मक होगा। इसका परिचय क्षेत्रफल ए, इसका भी ए, इसको जमीन से जोड़ दिया गया। तो इसके अंदर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इस तरह से। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस टाइप से, या ऐसे ही समझ सकते हैं इस तरह से, ये प्लस उस पर ऋणात्मक आवेश है, इसको जमीन से जोड़ दिया गया। इसमें बीच में वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने गॉस प्रमेय में पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0 के प्लस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 के, दोनों की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 रो अपॉन एप्सिलॉन 0 के। इसको E को हम लिख सकते हैं V अपॉन डी, और ये 2 अपॉन एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा ये Q अपॉन ए, Q अपॉन ए। तो क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा देखना होगा, ये 1/2 प्लस 1/2 होते हैं, 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पे खाली 2 एप्सिलॉन 0 आएगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो V अपॉन Q बराबर D अपॉन एप्सिलॉन 0 के ए, और Q अपॉन B अपॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी। वैद्युत धारिता की परिभाषा से ये C के बराबर हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी। ये समानांतर पट संधारित्र की धारिता में प्राप्त होगी। अब देखिए समानांतर पट संधारित्र की ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप तैयार भी कर लीजिए। और इसमें C इज इक्वल टू किन चीज़ों पर निर्भर करती है, परिच्छेद क्षेत्रफल पर, जितना प्लेटों का परिच्छेद क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतनी वैद्युत धारिता ज़्यादा होगी। नंबर 2, इनके परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। तीसरा, निर्भर करती है इनके प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपात है। तो इसका मतलब यह है कि प्लेटों के बीच की दूरी को हम कम करते जाएंगे तो वैद्युत धारिता का मान बढ़ता जाएगा। तो ये हमने आज आपको समानांतर पट संधारित्र के बारे में बताया। इसमें अगर हम माध्यम रख देते हैं तो क्या स्थिति होती है, अगर बीच में इनके बीच में माध्यम हो जाता है तो